ओके जी, तो ये है फार्माफ्रेंच के ऊपर एम्पिरिकल रिसर्च किया हुआ है। 3 फैक्टर मॉडल, सेंटिमेंट रिलेटेड 4 फैक्टर मॉडल इन द चाइनीज ब्लॉकचेन इंडस्ट्री। इसका एब्स्ट्रैक्ट हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, लिटरेचर रिव्यू हो गया, ये लिटरेचर रिव्यू का पार्ट ही चल रहा है सारा। डेटा हो गया, स्टॉक एंड फाइनेंशियल डेटा। सेकेंडरी डेटा होता है इसमें नॉर्मल स्टॉक रिटर्न्स, मार्केट रिटर्न्स, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न्स, साइज, वैल्यू, सेंटिमेंट डेटा। मेथोडोलॉजी में पोर्टफोलियो बिल्ड किए इसमें साइज और वैल्यू की बेस पे। पोर्टफोलियोज बताएं आपको कि ये SL पोर्टफोलियो, SH, BL और BH का पोर्टफोलियो, ठीक है ना। यानी खैर वो फार्मा फाइनेंस की पूरी मेथोडोलॉजी आपको समझानी पड़ेगी, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। मार्केट रिस्क प्रीमियम जो होता है, कैपेम आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। मार्केट रिस्क प्रीमियम इज द मार्केट रिटर्न माइनस risk free rate of return. RF is the risk free rate of return. SMB is small and big, जिसका फार्मूला है HML का फार्मूला, सेंटिमेंट फैक्टर का फार्मूला, मॉडल के एनालिसिस में। ये काउंट है मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, और फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। क्वार्टाइल्स आप लोगों ने पढ़ाए थे मैंने। क्वार्टाइल्स है 25%, 50% है। कोरिलेशन है, कोरिलेशन देखिए ये बीच में 1 जो होता है ये डायगोनल होता है, इसके ऊपर का और नीचे का सेम होता है। देखिए यहाँ पे 0.1 है, 0.1 है, नेगेटिव 0.1, नेगेटिव 0.1, ठीक है ना, सेम ही होता है। ऊपर से देखें नीचे से देखें। मार्केट रिस्क फैक्टर को ड्रॉ किया है इसमें, साइज फैक्टर को, रिटर्न्स को, ऑगमेंटेड डगी फ्लोर टेस्ट लगाया है इसने, ADF, और स्टेशनरिटी चेक करने के लिए। हाँ ये देखें लिखा हुआ है स्टेशनरिटी। अच्छा जी, इसका रिजल्ट्स आ गया ऑगमेंटेड, फिर ऑटो कोरिलेशन चेक किया इसने डर्बन वाटसन के थ्रू, डर्बन वाटसन स्टैटिस्टिक्स। मल्टी कॉलिनियरिटी चेक किया, VIF के थ्रू किया, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। हेट्रोस्केडास्टिसिटी चेक किया इसमें, वाइट टेस्ट के थ्रू चेक की इसने हेट्रो। गुडनेस ऑफ फिट हो गया, फार्मा फ्रेंच ने मॉडल रन किया, R², एवरेज R² है, बार लगा एवरेज हो गया। F टेस्ट और प्रोबेबिलिटी टेस्टिंग की, हाइपोथेसिस बताएं, सिग्निफिकेंट टेस्ट ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स को टेस्ट करके बताया इसमें सारे। पी टेस्ट के रिजल्ट्स क्या है, एंड आगे मजीद गुडनेस ऑफ फिट वगैरह जो भी है। बहरहाल ये पूरी इसने रिलेशन को भी चेक किया इसने और कंक्लूड किया है। तो दिस इज द टिपिकल फाइनेंस पेपर, ठीक है ना, फाइनेंस का पेपर है ये। तो जिस स्टूडेंट को जिस पर्टिकुलर एरिया में इंटरेस्ट होगा वो वहाँ जाएगा, उसमें रिसर्च करेगा, ठीक है ना। अच्छा ये रेफरेंसेस का पार्ट है। रेफरेंसेस लिखने का एक स्टाइल होता है, ठीक है ना। शुरू में जो है वो उसका, जैसे कि ये सतोशी नाकामोटो इज द पायनियर ऑफ बिटकॉइन, अगर आप लोगों को पता हो तो ये सतोशी नाकामोटो है, S फॉर सतोशी हो। बिटकॉइन के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, पीयर टू पीयर, ये ऑथर हो गया सतोशी नाकामोटो। ये टाइटल हो गया, कहाँ पर अवेलेबल है, ये यहाँ पे अवेलेबल, जो भी इसकी जगह है। ये भी ऑथर है, ये अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, ये टाइटल हो गया, ठीक है। यहाँ पर इकोनॉमिस्ट है जर्नल, इसके अंदर अवेलेबल है, फिर जर्नल का नाम है इकोनॉमिस्ट।
ठीक है, चाइना फाइनेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना फाइनेंस, जर्नल ऑफ फाइनेंस, जर्नल ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग, ये सारे जर्नल्स के नाम हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी, इस तरह कुछ नाम होगा इसका। ये है चाइनीज जर्नल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम्स फाइनेंस वगैरह वगैरह। ठीक है, देयर आर मैनी। तो ये रेफरेंसेस लिखने का एक खास तरीका होता है। बहरहाल अब क्योंकि अगर रेफरेंस लिखना है तो उसका शॉर्टकट क्या होगा, तो उसका शॉर्टकट भी आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं। मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा दोबारा स्विच कर रहा हूँ। स्क्रीन स्विच हो गई है मेरी, नजर आ रही है आपको? ओके, अब मिसाल के तौर पे मैंने यही सर्च किए हुए थे बहुत सारे ना आर्टिकल। अब मैंने इनमें से कोई आर्टिकल जो है वो पढ़ा है और उस आर्टिकल को मैं रेफर करना चाह रहा हूँ, जहाँ पे भी मतलब रेफरेंस देना चाह रहा हूँ उसका। तो मुझे रेफरेंस कहाँ से दूंगा मैं? रेफरेंस देने के लिए देखिए ये है साइट, ये जो इन्वर्टेड कॉमास दो बने हुए साइट। ठीक है, इस पर क्लिक करूंगा मैं और ये डिफरेंट स्टाइल में मैं इसको रेफरेंस दे सकता हूँ। मुख्तलिफ स्टाइल इसके, MLA, APA, शिकागो, हार्वर्ड, वैनकूवर। यूजुअली हम करते हैं फॉलो APA को, तो हम APA को कॉपी कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जैक्सन एले, ये राइटर का नाम आ गया, ईयर आ गया, टाइटल आ गया। ठीक है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी रिसर्च, ये आ गया जर्नल का नाम। ठीक है ना, तो ये पूरा ये रेफरेंस होता है। बजाय इसके कि आप जर्नल में से, आर्टिकल में से देख के लिखें, तरीका होता है यहाँ से आप देखना, तो कॉपी करके आप अपने MS वर्ड में पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बाकी ये नीचे वाला क्या है, यहाँ से भी मैं आपको इंशाल्लाह एंड नोट इसमें इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको कोशिश करूँगा कि सिखा दूँ। बहरहाल तो ये रेफरेंस करने का स्टाइल है। इसके अंदर दूसरी क्या चीज़ होती है कि इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि ये आपको आर्टिकल मिल रहे हैं, इसके अंदर ये भी चीज़ होती है कि आप किसी का प्रोफाइल भी देख सकते हैं। कोई रिसर्चर है तो उसका आप प्रोफाइल भी देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमारे दोस्त हैं, उनका आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह बड़े रिसर्चर हैं, तो उनका हम दिखा देते हैं आपको। सलमान सरवत, ठीक है ना, नाम लिखता हूँ मैं, शायद मिल जाए। जी जी, मिल गया। देखें के नाम पे मैंने क्लिक किया तो ये सलमान सरवत साहब हैं। इन्होंने कौन कौन से पेपर्स लिखे हैं ये सारा आ गया। ठीक है, इनके साथ को ऑथर्स भी होंगे, बहुत सारे हैं को ऑथर्स, लेकिन दो के नाम यहाँ पर शो हो रहे हैं। मोहम्मद मुबीन है, दानिश है। तो मोहम्मद मुबीन जो है ये हमारे उर्दू यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते रहे एक टाइम पे, इवनिंग के अंदर। इवनिंग के इंचार्ज यही होते थे मोहम्मद मुबीन, जिस वक्त मैंने पढ़ाना शुरू किया था। तो इनकी प्रोफाइल भी देख लेते हैं। इनकी प्रोफाइल में भी अच्छे खासे आर्टिकल्स हैं। इनके को ऑथर्स की लिस्ट अच्छी खासी है। तो ये मतलब आप ये भी मतलब देख सकते हैं। कोई मतलब आप देखना चाहते हैं किसी रिसर्चर का प्रोफाइल, तो उसको आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको रिसर्चर का प्रोफाइल नज़र आ जाएगा कि उसने
कितने पेपर्स लिखे हैं, उसके कितने पेपर्स रेफरेंस हुए हैं, साइटेशन कितनी हुई है उसकी, वगैरह वगैरह, कहाँ से वो है। लाइक ही इज फ्रॉम ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, बिल्किन यूनिवर्सिटी, अंकारा, तुर्की। ही इज ऑल्सो वन ऑफ माई फ्रेंड अदनान हुसैन मरूम साहब, ये पिछले दिनों इनका इंतकाल हो गया। तो इसमें आप अपने उर्दू यूनिवर्सिटी के भी डिफरेंट टीचर्स को देख सकते हैं, मतलब उन्होंने क्या क्या रिसर्चेज वगैरह की हैं, तो आपको यहाँ से नज़र आ सकती है उसको अगर आप सर्च करेंगे। यहाँ पर मैं भी एक को सर्च करना चाह रहा हूँ। हांजे बल्बी, लेकिन लगता है इसका प्रोफाइल शायद नहीं बना हुआ। बट इसके भी अच्छे खासे रिसर्च पेपर हैं। हांजे बल्बी इज माई स्टूडेंट बाय द वे। मोहम्मद आसिफ का आसिफ इतने सारे हैं कि उसमें मेरा वाला मोहम्मद आसिफ ढूंढना मुश्किल, ढूंढना बेकार है, छोड़ दो। बहरहाल, दिस इज द वे यू कैन ऑल्सो सर्च द ऑथर्स। आप ऑथर्स को भी सर्च कर सकते हैं मुख्तलिफ, क्योंकि लगता है आपको कि कोई रिसर्चर है और उसके पेपर्स होंगे तो आप यहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक जो मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई उसमें कोई चीज़ पूछनी है आपको, कोई कंफ्यूजन वगैरह है, कुछ पूछना है, समझ में आया, कोई ऐसी चीज़ जो इम्पोर्टेंट आपको लगी हो कि इसमें समझनी चाहिए? यानी कि इन तमाम चीज़ों को बताने का मकसद ये था कि ये अल्टीमेटली आपको जो है वो ये कोर्स करके आप लोग अल्टीमेटली जो है वो कोई ना कोई रिसर्च लिखने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है ना, बात ही है। तो मेरा ख्याल है किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो मैं अब स्विच करता हूँ अपनी पावर पॉइंट की तरफ। जी, पावर पॉइंट का कंफर्म कर दीजिएगा विजिबल है। ओके, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि देखिए, जब आपको रिसर्च लिखनी होती है तो रिसर्च से पहले जो है वो हम लोग एक चीज़ प्रिपेयर करते हैं, रिसर्च प्रपोजल। तो ये जो रिसर्चेस दिखा रहा था आपको, रिसर्चेस दिखाने का मकसद यही था कि आपको जो है, अब आप लोगों का जो नेक्स्ट टास्क होगा वो ये होगा कि आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाकर सबमिट करना होगा। ठीक है ना, तो वो रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैंने आपको रिसर्चेस थोड़ी सी दिखा भी दी ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको रिसर्च प्रपोजल अगर लिखना है तो रिसर्च आप कहाँ से देखेंगे, कहाँ से आप रिसर्च पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से आपको आइडियाज़ मिलेंगे कि हमें किस चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है ना, तो यही सब
जो मैंने अभी सारा वो बताया आपको स्कॉलर वगैरह पे सर्च करने, वो इसी वजह से था ताकि आप लोगों को सहूलत हो जाए, पेपर्स वगैरह आप लोग इजीली डाउनलोड करके रीड कर सको। तो रिसर्च प्रपोजल क्या होता है? कहते हैं कि रिसर्च प्रपोजल इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटेंडेड प्रोग्राम। यानी कि आप जो रिसर्च करना चाह रहे हो, जो आपकी इंटेंडेड रिसर्च है, उसका उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है उस डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर रिसर्च प्रपोजल के अंदर, रिसर्च प्रपोजल में आप पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हो कि आप किस चीज़ पे रिसर्च करना चाह रहे हो, कौन कौन से आपके वेरिएबल्स होंगे, आपके हाइपोथेसिस क्या होंगे, क्यों आप रिसर्च करना चाह रहे हो, क्यों इंपॉर्टेंट है इस पे रिसर्च करना, करोगे कैसे आप रिसर्च, ठीक है ना, उसका पूरा प्रोसीजर भी आप बताओगे। ठीक है, तो वो रिसर्च प्रपोजल कहते हैं इसको। तो ये एक्चुअल रिसर्च नहीं होती, रिसर्च से पहले की एक रिसर्च होती है। ठीक है ना, इसको हम प्रिलिमिनरी रिसर्च भी कह सकते हैं कि रिसर्च करने से पहले भी आपको रिसर्च करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है कि हमें किस चीज़ पे रिसर्च करनी चाहिए। ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। ये नहीं हो सकता कि आपको ऑल द वे कहीं से अचानक से वही नाजिल हो जाए इस पे रिसर्च करनी चाहिए, तो ऐसा नॉर्मली नहीं होता। इंट्यूशन हो जाती है कभी कभी, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में होती है। तो कहता है इट इज़ लाइक एन आउटलाइन ऑफ इंटायर रिसर्च प्रोसेस। ठीक है ना, रिसर्च प्रोसेस की समझ लीजिए कि ये पूरी आउटलाइन है, पूरा आप पूरी रिसर्च कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये पूरी इसकी आउटलाइन है। ठीक है ना। फिर कहता है कि दैट गिव्स अ रीडर अ समरी ऑफ द इंफॉर्मेशन डिस्कस्ड इन द प्रोजेक्ट। ठीक है ना, ये इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो भी चीज़ आप करने वाले हैं, ठीक है ना, उसकी पूरी एक समरी आपको दे रहा होता है ये रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव इन राइटिंग अ प्रपोजल इज टू डिस्क्राइब व्हाट यू विल डू, व्हाई इट शुड बी डन, हाउ यू विल डू इट, एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट विल द रिजल्ट। चार इंपॉर्टेंट चीज़ों की इसने बात की है कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव है रिसर्च प्रपोजल लिखने का, क्या मकसद है, क्यों लिखते हैं भाई हम रिसर्च प्रपोजल, बगैर प्रपोजल भी लिखे हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। तो ये कहता है कि नहीं, चार चीज़ें आपका मकसद होता है। पहला, व्हाट यू विल डू, क्या करेंगे आप, यानी कि किस चीज़ पे रिसर्च करेंगे। व्हाई इट शुड बी डन, इस पे रिसर्च क्यों की जानी चाहिए भाई, इज इट इम्पोर्टेंट इशू और नॉट। हाउ यू विल डू इट, कैसे करोगे आप, यानी प्रोसीजर क्या है आपका, मेथोडोलॉजी क्या है। एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट विल रिजल्ट, कि इसका रिजल्ट क्या होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है रिजल्ट्स की, के जो आप क्लेम कर रहे हो वो साबित होगा, नहीं होगा, क्या होगा। ठीक है ना। बेसिक कंपोनेंट्स क्या है इसके, बेसिक कंपोनेंट्स है इसके टाइटल, जाहिर सी बात है टाइटल होता है, कोई भी रिसर्च होगी उसका कोई ना कोई टॉपिक होगा, टाइटल होगा। एब्स्ट्रैक्ट दिखाया था आपको, इंट्रोडक्शन दिखाया था आपको, लिटरेचर रिव्यू दिखाया था। तो इसमें कहता है एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चंस। एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चन, जब हम रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं ना, तो रिसर्च पेपर के अंदर तो एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं वो इंट्रोडक्शन का हिस्सा बन चुके होते हैं, वो इंट्रोडक्शन की हेडिंग के अंडर में ही पैराग्राफ की सूरत में आते हैं। तो इसलिए आपको जो है, जब भी आपको देखना होगा कि किसी रिसर्च के एम्स, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या है, अगर आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो रिसर्च पेपर पढ़ रहे होते हैं, आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग में देखेंगे ना, तो लास्ट का एक पैराग्राफ या लास्ट के जो दो पैराग्राफ होते हैं, इसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी कि इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके क्वेश्चंस क्या है, इसके हाइपोथेसिस क्या, ठीक है ना, तो उसका पार्ट होता है। लेकिन अगर आप कोई थीसिस पढ़ेंगे तो थीसिस में एक्सप्लिसिटली हेडिंग्स मौजूद होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स की, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस की हेडिंग्स मौजूद होती हैं। इसके बाद है मेथडोलॉजी। ठीक है ना, कि कैसे करोगे भाई। फिर प्लान ऑफ एनालिसिस, कि इसमें कौन कौन से एनालिसिस आप शामिल करोगे, ये भी पार्ट होता है प्रपोजल का। इसके बाद है बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफिक रेफरेंसेस। इसके बाद होता है आपका गैंट चार्ट। गैंट चार्ट क्या होता है, बेसिकली ये किस्म का टाइम टेबल होता है कि जो आपने प्रपोज किया है, जो स्टडी आपने प्रपोज की है, जो रिसर्च आपने प्रपोज की है, वो रिसर्च में मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ उसके माइल स्टोन्स होते हैं, तो ये कब तक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये आप गैंट चार्ट बनाते हो कि मैं लिटरेचर रिव्यू इस डेट तक कंप्लीट करूंगा, डेटा कलेक्शन इस डेट तक कंप्लीट करूंगा,
डेटा एनालिसिस इस डेट तक करूँगा और डिस्कशन इस डेट पे लिखूंगा और ये फाइनल सबमिशन जो होगी या फाइनल रिसर्च मेरी के जो रिजल्ट सबमिशन होंगी या प्रेजेंट किए जाएंगे उसकी ये डेट होगी। तो गैंट चार्ट। इसके बाद है आपका बजट, कि इसके ऊपर बजट क्या लगेगा। पेड प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें बजट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद है एनेक्सिस, इसके अंदर एनेक्सेस कौन से होंगे, यानी कि अपेंडाइसिस, ठीक है। अपेंडिक्स कौन कौन से होंगे, तो अपेंडिक्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है जी, अपेंडिसेस होते हैं। अब सबसे पहली चीज क्या है, टाइटल ऑफ रिसर्च। रिसर्च का टाइटल कहता है इट शुड बी कंसाइज, डिस्क्रिप्टिव, इंफॉर्मेटिव एंड कैची। कंसाइज होना चाहिए लेकिन डिस्क्राइब भी करना चाहिए, इंफॉर्मेटिव भी होना चाहिए और कैची भी होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए टाइटल। इट शुड क्लियरली इंडिकेट द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि हमने अभी टाइटल्स पढ़े थे, तो आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, ये सारे जो उसके डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो मेन वेरिएबल्स थे वो भी हमें टाइटल में नजर आ रहे थे, ठीक है ना। टाइटल से हमें पता चल जाता है कि इसने कौन कौन से वेरिएबल्स के ऊपर फोकस किया हुआ है। द टाइटल्स प्रोवाइड द कीवर्ड्स फॉर द क्लासिफिकेशन एंड इंडेक्सिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। कीवर्ड उसके अंदर होते हैं, मेन वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। It is important to specify what population or universe will be investigated। तो आपने देखा होगा कि मतलब किस कॉन्टेक्स्ट को फोकस किया, लाइक चाइना को फोकस किया हुआ था, थाईलैंड को फोकस किया हुआ था, तो वो भी अक्सर जगहों पे टाइटल में चीज मेंशन होती है, ठीक है ना। ये डिपेंड कर रहा होता है कि अब मेंशन करने की वजह से अगर टाइटल बहुत लंबा हो रहा है तो कंसाइजनेस का मसला आ जाता है, तो इस वजह से फिर कभी कभी मेंशन नहीं करते, लेकिन जहाँ पे मौका होता है तो वहाँ पे इसके कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया जाता है कि किस पॉपुलेशन में इसको चेक किया गया। इसके बाद आपको बताया जा रहा है कि गुड और बैड टाइटल्स, जैसे कि प्री ऑपरेटिव एंजाइटी, 2 वर्ड का टाइटल, टू ब्रीफ। अब प्री ऑपरेटिव एंजाइटी किसी ऐसे वैसे का तो टाइटल हो सकता है, लेकिन ये आर्टिकल का टाइटल नहीं होता, रिसर्च आर्टिकल का, क्योंकि इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ अ काउंसलिंग प्रोग्राम बाय नर्सेज ऑन प्री ऑपरेटिव एंजाइटी इन चिल्ड्रन अंडरगोइंग टॉन्सिलेक्टोमी, ठीक है। अब इसने क्या किया, कंसाइज है लेकिन बट गिव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। कंसाइज है लेकिन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन भी ये प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सेकंड वाला जो आपको आइडिया दिया गया ये बेटर है, पहले वाला है चीज वही है, लेकिन अब इसमें थोड़ा डिटेल में बता दिया गया। पहले इसमें क्या था, प्री ऑपरेटिव एंजाइटी, लेकिन नेक्स्ट में जो है वो आपको थोड़ा इसने डिटेल में बता दिया कि काउंसलिंग प्रोग्राम का इफेक्ट देख रहा है, जो कि कौन सी प्रोग्राम कौन दे रहा होता है, नर्सेज दे रही होती है। और ये प्री ऑपरेटिव एंजाइटी जो होती है, जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन होने से पहले एक एंजाइटी होती है बच्चों में कि मतलब जो है वो क्या होगा, मुझे ऑपरेट किया जाएगा, ठीक है ना, मेरा ऑपरेशन किया जाएगा, सर्जरी की जाएगी, तो ठीक है ना। तो इसलिए वो बच्चों में जो जो एंजाइटी होती है तो उसमें नर्सेज जो होती है उनका काउंसलिंग प्रोग्राम होता है, वो काउंसलिंग करती है, उनका माइंड बनाती है तो इसका क्या इम्पेक्ट है, ठीक है ना। टॉन्सिल्स का जब ऑपरेशन हो रहा होता है बच्चों का ज़्यादातर, तो उसके लिए, ठीक है ना। अच्छा, फिर एब्स्ट्रैक्ट, इट इज़ अ ब्रीफ समरी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 300 वर्ड। पूछते हैं स्टूडेंट्स के साथ कितने होने चाहिए एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, तो 300 वर्ड्स होते, ठीक है ना। जो आप कर रहे हो इन शॉर्ट लिखना होता है। इट शुड समराइज ऑल द सेंट्रल एलिमेंट्स ऑफ द प्रोटोकॉल्स, ठीक है ना, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हैं, क्या प्रोसीजर है, सब कुछ इसके अंदर होगा, ठीक है ना। रैशनल का मतलब कि भाई क्यों कर रहे हो, क्या वजह है इसकी। ऑब्जेक्टिव, मकसद क्या है रिसर्च करने का। मेथड्स, ठीक है। पॉपुलेशन, टाइम फ्रेम, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स वही हो गए। सब कुछ यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट कहलाएगा। इसके बाद है इंट्रोडक्शन का पार्ट। इंट्रोडक्शन भी मौजूद होता है प्रपोजल के अंदर। इंट्रोडक्शन में क्या, इंट्रोडक्शन प्रोवाइड द रीडर विद द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्या क्या होता है इसके अंदर, टॉपिक एरिया होता है, इस टॉपिक पे बात कर रहे हो उस पर डिस्कस करना होगा एरिया पे। रिसर्च क्वेश्चंस इसके कौन से हैं, सिग्निफिकेंट टू द नॉलेज, के भाई इस टॉपिक पे काम करने से नॉलेज
में क्या इजाफा होगा, लोगों की नॉलेज में क्या इजाफा होगा, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है इसमें कुछ फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा। इसके बाद है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या होता है, आसान अल्फाज में समझा देता हूँ कि जो रेलिवेंट रिसर्चेज होती हैं, जैसे कि हमने अभी रिसर्च पेपर्स पढ़े थे, तो आप किसी चीज़ पे रिसर्च करना चाहो तो उससे रेलिवेंट जो पहले रिसर्चेज हो चुकी हैं इनको पढ़ के और इनसे आइडिया लेना कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। ठीक है ना, लिटरेचर रिव्यू। लेकिन ये एक रिटन पार्ट भी होता है आपके प्रपोजल के अंदर भी और आपकी मेन रिसर्च के अंदर भी लिटरेचर रिव्यू का एक रिटन पार्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको रिसर्चेज में दिखाया भी था अभी थोड़ी देर पहले। क्या कहते हैं, देखें, इन दिस सेक्शन what is already known about the topic is written included the lacunae। इसके अंदर कौन सी चीज़ें, यानी इस टॉपिक के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें पहले से मालूम है और साथ साथ इसमें लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सी है। ठीक है, गैप कौन सा है। ठीक है ना, गैप को भी आपने जो है वो बताना होता है। ठीक है ना, कि इसके अंदर गैप कौन सा है, कौन सी जो ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको अभी नहीं देखा गया है। ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट कहते हैं कि यू डू नॉट नीड टू रिपोर्ट ऑन एवरी पब्लिश स्टडी। अब जाहिर सी बात है कि जिस एक एरिया पे आप कर रहे होगे तो आपको समटाइम्स हजारों रिसर्च पेपर्स मिल जाते हैं उससे रेलिवेंट, तो सबके बारे में आपको नहीं रिपोर्ट करना। क्या करना, आपको जो मोस्ट रेलिवेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है उन्हीं के ऊपर आपको करना होता है, उन्हीं को आपने लिखना होता है। ठीक है, तो कहता है रिव्यूज ऑफ लिटरेचर आर नॉट समरीज। समरीज नहीं लिखनी है आपको, आपको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं उसमें से निकाल के जो जो कि बेसिकली आपके गैप से रिलेटेड होंगे कि यार ये चीज़ हो चुकी है, ये ऑलरेडी नॉन है हमें, और इसमें अननोन चीज़ ये है जिसको हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, नॉर्मली रिसर्च जो है वो जो नॉन चीज़ें होती है उस पर नहीं की जाती, जो अननोन चीज़ होती है उसकी रिसर्च की जाती है, यानी कि न्यू आपने क्या ऐड किया, एडिशन किया नॉलेज के अंदर, बॉडी ऑफ नॉलेज में। फिर मजीद आगे लिटरेचर रिव्यू के ऊपर ही डिस्कस कर रहा है। तो बेसिकली ये इसका मकसद क्या होता है कि ये कन्विंस कर ले रीडर्स को कि जो चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये कन्विंस करना रीडर्स को कि भाई अभी तक जो एग्जिस्टिंग रिसर्च हो चुकी है उससे हमें कम्प्लीटली सेटिस्फाई नहीं होना है, उससे हमें कम्प्लीटली सेटिस्फाई नहीं होना है, बल्कि हमें जो है वो आगे भी रिसर्च करने की इस टॉपिक पे ज़रूरत है। तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है कि हमें रिसर्च अपने रीडर्स के को ये भी कन्विंस करना है कि हम जो गैप फिल करने जा रहे हैं अपनी रिसर्च से वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, और इसके अलावा कि कुछ लिमिटेशन जो पहले से थी या कुछ कमियां थी हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू ये भी एक्सप्लेन करता है कि आपके जो रिसर्च हाइपोथेसिस हैं, जो आपका आइडिया है, इसको कैसे जस्टिफिकेशन किए जाए। ठीक है, इसके अलावा आपके रिसर्च मेथड्स जो हैं उसके हवाले से भी जो है वो आपको लिटरेचर रिव्यू हेल्प करता है कि मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स ने कौन कौन से मेथड को रखते हुए रिसर्च की थी और हम किस मेथड्स को रख के रिसर्च कर रहे हैं, हम जो मेथड फॉलो कर रहे हैं क्या उस मेथड को और लोगों ने भी फॉलो किया था या नहीं किया। फिर एम, यानी कि ओवरऑल आपकी इंटेंशन क्या है प्रोजेक्ट के लिए, क्यों कब करना चाह रहे हो। ठीक है ना, इट्स व्हाट यू वांट टू नो, आप क्या मालूम करना चाह रहे हो। एन एम इज देयरफॉर जनरली अब्रॉड। तो जो ब्रॉडर आपका जो इंटेंशन होता है किसी रिसर्च को करने का उसको कहा जाता है एम। ठीक है, जब उसको आप स्पेसिफिक करना चाहते हो तो फिर वो क्या बन जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। ठीक है ना, ओवरऑल अगर आप बात करो तो एम होता है, एम्स के अंदर आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए आपके, लॉजिकल होने चाहिए, कोहेरेंट होने चाहिए, एक दूसरे से मिलते रेलेवेंट होने चाहिए, फिजिबल होने चाहिए, यानी कि वो आप कर सको, पॉसिबिलिटी हो कि वो चीज़ आप कर सको, सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिखने से नहीं होता, अमली तौर पे भी आप उनको पूरा कर सको। रियलिस्टिक हो, ठीक है, लोकल कंडीशंस को कंसीडर करते हुए हों,
अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऐसे हों कि जो कि ऑपरेशनल टर्म्स में आप उनको डिफाइन कर सको, यानी कि ऐसी चीज़ें हों जिनको आप मेजर कर सकते हैं। अनमेजरेबल चीज़ें हों उस तो वो फिर आप जिसको आप मेजर ही नहीं कर सकते तो उन ऑब्जेक्टिव्स को आप अचीव भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहता है फ्रेज टू क्लियरली मीट द पर्पस ऑफ द स्टडी, और जो आपका मेन पर्पस है, ठीक है ना, उससे बिल्कुल रेलिवेंसी इसकी होनी चाहिए। तो आप हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ो तो उससे आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में आपकी स्टडी से ये ऑब्जेक्टिव किस तरह से रेलिवेंट हैं, यानी कि द लैंग्वेज शुड बी मच क्लियर। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव कैसे स्टेट करने चाहिए, कैसे बोलने चाहिए, इसमें एक्शन वर्ड्स होने चाहिए। एक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे डिटरमाइन, कंपेयर टू, वेरीफाई, ठीक है ना, ये आपके एक्शन वर्ड्स हैं। नॉन एक्शन वर्ड्स कैसे होते हैं, अप्रिशिएट, अंडरस्टैंड। तो नॉन एक्शन वर्ड्स को यूज नहीं करना आपको, ठीक है, अंडरस्टैंड वगैरह करना, यानी कि अब मैं कहूँगा भाई तुमने अंडरस्टैंड किया, तो अंडरस्टैंड के आउटकम कैसे नजर आएगा कि अंडरस्टैंड हो गया, नजर नहीं आएगा, तो इससे नॉन एक्शन वर्ड। लेकिन डिटरमाइन कर दिया तो इसके बाद आप उसको बताओगे कि यार ये चीज़ें डिटरमाइन हो गई, कंपेयर हो गई तो कंपेरिजन आप बता सकते हो, वेरिफिकेशन का प्रोसीजर पूरा बता सकते हो, कैलकुलेट है तो बता सकते हो, डिस्क्राइब क्या है तो डिस्क्रिप्शन बता सकते हो। तो आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो एक्शन वर्ब्स की सूरत में होने चाहिए, नॉन एक्शन वर्ब की सूरत में। बिलीव कर लिया तो बिलीव करने से क्या होता है, बिलीव करने का एक आपको आउटपुट तो नजर नहीं आएगा भाई मैंने बिलीव कर लिया, इसलिए ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इस तरह के अप्रिशिएट, बिलीव और अंडरस्टैंड टाइप के वर्ड नहीं यूज होते। इसके बाद है जर्नल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव जर्नल होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, जर्नल ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपके प्रोजेक्ट का कि हमें जो है अपने ओवरऑल यानी कि इस प्रोजेक्ट से क्या अकम्प्लिश करना है, इट इज जर्नल ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हर क्वेश्चन को, जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक पर्टिकुलर आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना, और उसमें आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। एग्जांपल आपको दे रहा है कि टाइटल है जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट फॉर पॉपुलेशन अफेक्टेड बाय फ्लड एंड मेल न्यूट्रिशन इन द अटलांटिक कोस्ट ऑफ नाइकरागुआ, ठीक है। और जनरल ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, टू इवेलुएट चेंजेस इन द फूड, न्यूट्रिशनल एंड सैनिटाइजेशन कंडीशन इन पॉपुलेशंस हाईली अफेक्टेड बाय फ्लड इन द नॉर्थ एरिया ऑफ कैरेबियन कोस्ट ऑफ नाइकरागुआ, ठीक है ना। तो ये आपका जर्नल ऑब्जेक्टिव है, इसके अंदर क्या करना है आपको कि चेंजेस आपको देखनी है, फ्लड कंडीशन, न्यूट्रिशनल यानी कि खुराक हो गई, फूड हो गया, सॉरी फ्लड नहीं है, ये फ्लड ही है बेसिकली, ठीक है ना, न्यूट्रिशन है, और तीसरा सैनिटेशन है, ठीक है, सैनिटरी कंडीशंस। कौन से एरियाज के अंदर, फ्लड के एरियाज के अंदर, सॉरी। अच्छा जी, अब इसके स्पेसिफिक में क्या कर रहा है कि आपको असेसमेंट करनी है फूड और न्यूट्रिशनल कंडीशन की, किनकी, पार्टिसिपेटिंग फैमिलीज इन द प्रोजेक्ट। अब एक पहले तो जर्नलिस्ट ने बात की कि हम पूरे एरिया की बात कर रहे हैं, लेकिन इस रिसर्च में आप हर किसी को नहीं फोकस करोगे, आप सिर्फ उन फैमिलीज को फोकस करोगे जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है, और उसका इम्पैक्ट देख रहे हो आप इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स ऑफ डिटोरेशन ऑफ कंडीशन, ठीक है ना, यानी कि जो भी डिटोरेशन हो रही है उसकी कंडीशन के ऊपर आप जो है वो इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स जो है इसके उसके ऊपर आप देख रहे हो, ठीक है। सेकेंड में क्या, टू आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स ऑब्टेन फ्रॉम सोइंग एंड हार्वेस्ट ऑफ, इसके अलावा आप बेनिफिट देख रहे हो कि सोइंग और हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप से आपको क्या बेनिफिट मिलने हैं, तो एक सेकंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये भी है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, ठीक है ना, चार ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके स्पेसिफिक। देन क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस। क्वेश्चन और हाइपोथेसिस में क्या, हाइपोथेसिस क्या, हाइपोथेसिस कैन बी डिफाइंड एज अ टेंटेटिव प्रेडिक्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, ठीक है ना, एक टेम्परेरी कह लो आप, टेंटेटिव होता है, ठीक है ना, आप अभी फिलहाल बिलीव करो बगैर टेस्ट किए, यानी कि टेस्टेबल तो होता है लेकिन अभी आपने टेस्ट नहीं किया, एक क्लेम होता है, ठीक है ना, आप एक क्लेम कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो, किसके बारे में, किसी रिलेशनशिप के बारे में कि यार ये रिलेशनशिप कैसा होगा, दो वेरिएबल्स का या दो से ज्यादा वेरिएबल्स का रिलेशनशिप कैसा होगा। अनएम्बिगियस प्रिडिक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स, ठीक है ना, क्लियर प्रिडिक्शन कर रहे होते हो आप लोग, अनक्लियर नहीं होती है प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन इसकी क्लियर होती है, लेकिन जो भी आपकी एक्सपेक्टेड आउटकम होती है उसके बारे में आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो थ्रू द
क्वेश्चन या फिर थ्रू द हाइपोथेसिस। इसके बाद आया था मेथोडोलॉजी का पार्ट। मेथोडोलॉजी के अंदर कई चीज़ें होती है, तो ये वैसे भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कोर्स ही हमारा यही है कि क्वेश्चन को किस तरह आप अप्रोच कर रहे हो, रिसर्च डिज़ाइन आपका क्या होगा, क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव होगा, रिसर्च सब्जेक्ट क्या होंगे आपके, किन लोगों पे रिसर्च करोगे या किन चीज़ों पे रिसर्च करोगे, ठीक है। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, किन को शामिल करोगे, किन को एक्सक्लूड कर दोगे। सैम्पलिंग प्रोसीजर, सैंपल करने का प्रोसीजर क्या होगा, तो सैम्पलिंग टाइप्स होती हैं वो सीखेंगे। कंट्रोल करेंगे या कंपेरिजन करेंगे। डेटा नीड्स, कौन कौन से डेटा की जरूरत होगी। एनालिटिकल टेक्निक्स, कौन कौन से एनालिटिकल टेक्निक्स यूज करेंगे। प्लान ऑफ इंटरप्रेटिंग रिजल्ट, रिजल्ट को इंटरप्रेट कैसे करेंगे, और एथिकल इश्यूज को कैसे हम जो है वो कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब इसमें सारी चीज़ें आती हैं, ओवरव्यू ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये सब कुछ। फिर कहता है गैंट चार्ट। गैंट चार्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि टाइम टेबल होता है, ठीक है, तो ये आप लोग खुद भी रीड कर सकते हो। बजट है, बजट बता दें कि इस रिसर्च में कितना बजट लगेगा, और फिर रेफरेंसेस आया था। तो ये एक आपका जो है वो प्रपोजल लिखने का वे होता है, ठीक है ना। यहाँ पर मेरा ये वाला लेक्चर ख़त्म हो रहा है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर अभी एंड कर रहा हूँ, और एक नया लेक्चर है, नया अभी मैं खोलूँगा अभी एक नया सेशन, उसके अंदर फिर हम कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो उसको एड्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो एंड हो जाएगी।